नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत सारे निवेशक मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई 23 मार्च के बाद से बाजार लगातार ऊपर चला जा रहा है और ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए और ये बाजार ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये बाजार चंचल है, एक जगह स्थिर रहता नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इमोशंस इस बाजार को ड्राइव करते हैं और ये इस चीज़ का निर्धारण करते हैं कि बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिनके भी ये प्रश्न आए हैं उन सभी लोगों को मैं जानता हूं कि उनके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और बाजार के किसी एक स्तर पर उन्होंने सोचा था कि हम निवेश करेंगे, लेकिन वो किसी कारण से रुक गए थे, निवेश पूरा कर नहीं पाए और वो वापस उस लेवल का इंतजार कर रहे हैं कि बाजार फिर से नीचे आ जाए तो हम पैसे का इन्वेस्टमेंट कर पाए। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि जब बाजार तेज रहता है तो लोग बहुत तेजी से अपने इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये तेजी हमसे छूट ना जाए, हमारा पैसा बनाने का प्रक्रिया में कहीं हम पीछे नहीं रह जाएं, तो वो पटापट अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब मंदी के बाद में, जब क्रैश के बाद में बाजार बढ़ने लगता है, तब फिर कि जिस लेवल पर हमने एक बार सोचा था कि इन्वेस्ट करेंगे, यदि वो लेवल पर हम चूक गए तो फिर हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि काश वो लेवल फिर से आ जाए तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो ऐसे सारे निवेशकों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बाजार ऊपर क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर बाजार नीचे गया क्यों था। दोस्तों, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई जिससे हमारे पुरखों में से शायद कोई भी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किए, हमारी जानकारी में तो नहीं किए। वायरस जो है हेल्थ हजार्ड लेकर के आया, वायरस ऐसा जिसका कि शायद कोई इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है। तो ये डर हो गया कि साहब हम इस वायरस के फैलाव से कैसे बच पाएंगे, और भारी लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर में करना पड़ा, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़े और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे बंद करनी पड़ी। तो वायरस हेल्थ हजार्ड लेकर के आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बंद होने से एक भारी अनसर्टेनिटी आ गई कि यह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कब तक रहेगी। दोस्तों, हम नहीं जानते कि ये वायरस का जो टॉल है ये कब तक रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कब तक बंद रहेगी, कब यह चालू हो जाएगी और इसका असर क्या होगा। ये बहुत भारी अनसर्टेनिटी है और इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए फास्ट रिएक्शन में बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर गया। साथ में बाजार के गिरने के और भी कारण थे कि जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में निवेश करते हैं, उनके अपने देश में पैसे की जरूरत थी। जब वहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी, या जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह का एग्जांपल लेते हैं, तेल के दाम बहुत तेजी से गिर गए थे, तो वहाँ पर फंड्स का क्राइसिस हुआ और उन्होंने जो निवेश इंडिया में कर रखा था उन्होंने बहुत तेजी के साथ में हर एक प्राइस में विड्रॉ करना शुरू किया और उस विड्रॉवल का कास्केडिंग इफेक्ट हुआ और बाजार तेजी से 30% से गिर गया। जब ये घटनाएं घट गई तो पूरे अमेरिका के अंदर में जब मंदी का आगाज आने लग गया, ऐसा फील होने लगा कि बहुत तेज मंदी आने वाली है, तो अमेरिका ने जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय 2008 के समय जो किया था, उन्होंने क्या किया था, उस समय क्वांटिटेटिव ईजिंग्स किए थे, कई तरीके के स्टिमुलस दिए थे और उन्होंने देखा कि जो इकोनॉमी जो क्रैश हो रही थी, काफ़ी मंदी की ओर आ गई थी, स्टिमुलस देने से इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ गई। और आप जानते हैं कि 2009 से लेकर के बाजार लगातार 2019 तक अमेरिका में बुल रन में रहा और साथ साथ दुनिया के अन्य बाजार भी उसी को कॉपी करते हुए आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, एक चीज़ तो मानना होगा, हमारा बाजार अपने मार्केट पर कम, अपनी ताकत पर कम और अमेरिका को देख करके ज़्यादा चलता है। तो 23 मार्च के समय जब अमेरिका में $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ, तो अमेरिका का बाजार जो है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण से बॉइंट होना शुरू हो गया और बॉइंट होने के बाद में वो बाजार तेजी से बढ़ने लगा और साथ साथ भारत के बाजार भी बढ़ने लग गए। तो एक चीज़ तो बहुत सर्टन है
कि जब भी बाजार के अंदर में स्टिमुलस आएगा, ईजिंग्स आएगा, जब सरकार लिक्विडिटी छोड़ेगी तो बाजार बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? लिक्विडिटी कोई ना कोई एसेट क्लास को चेंज करेगा ही करेगा। वो बिजनेसेस में जाएगा, वो कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा, वहां से जब सरप्लस होगा तो सोना में जा सकता है, कमोडिटी में जा सकता है, रियल एस्टेट में जा सकता है, बॉन्ड्स में जा सकता है, इक्विटी में जा सकता है। जो भी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होगा वहां पर ये चला जाएगा, धन जो है चला जाएगा। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग या स्टिमुलस देने से बाजार जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तब ये सवाल आता है कि ये बाजार कब तक बढ़ेगा। दोस्तों मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है कि ये वायरस का टॉल हमारे जीवन पर, पूरी दुनिया के जीवन पर कब तक रहेगा। क्या ये महीने 1.5-2 महीने में ख़त्म होने वाला है, या 5-6 महीने साल भर भी इसमें लग सकते हैं। दोस्तों यदि ये लंबा खिंच गया तो हम बहुत लॉन्ग टर्म रिसेशन में जा सकते हैं। और यदि ये महीने 2 महीने 3 महीने में, जैसा कि अभी आभास है, जिस चीज़ को बाजार देख रहा है कि महीने 1.5 महीने में इसका असर नहीं के बराबर रहेगा। चाइना का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, अन्य कई देशों में वायरस के इफेक्ट का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, और ये दोबारा यदि नहीं आया तो ये मान करके चलिएगा बाजार के अंदर में तेजी लौट करके आ जाएगी। फिर दूसरा सवाल जो निवेशकों का चल रहा है, क्या इस बाजार में हमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों हम आज का ही क्यों देख रहे हैं, आप ये पूछिए ना कि आज से 3 साल बाद आपको बाजार कैसा लगता है। तो मैं कहूँगा 3 साल के बाद बाजार मुझे फैंटास्टिक लगता है। और खास करके भारत का बाजार यदि फंडामेंटल्स में देखें तो इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हमारी जो जीडीपी है, जो करीबन जो है 200 लाख करोड़ की जीडीपी है, ये 200 लाख करोड़ में 88% तो हम खुद ही उत्पादन करते हैं और खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे बड़ा कंज्यूमर हम भारतीय खुद हैं। तो वो सारा का सारा कंजम्पशन आगे भी रहने वाला है, खर्चे कोई रुकने वाले नहीं है। आप जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे थे, थोड़े दिनों तक हो सकता है कि आप खर्चे को रोक दें, कंजम्पशन को डिफर कर दें, अपनी सेविंग्स को बढ़ा लें, कैश होल्डिंग को बढ़ा लें, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी जगह पर लौट जाएंगे जहां से आप नॉर्मली आपका जीवन शैली था। तो वो जीवन शैली जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे, बाजार में फिर से पूरा डिमांड आ जाएगा और कंजम्पशन चालू हो जाएगा। और चूंकि हम ही को उत्पादन करना है और हम ही को कंज्यूम करना है, तो हमारे बाजार को बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी तो किसी भी हालत में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यदि वायरस का कंट्रोल हो गया और बहुत बड़ा इसका आगे रेकरेंस का चांस नहीं बना, तो बाजार आज से 2 साल बाद 3 साल बाद काफ़ी हायर सिचुएशन के ऊपर में आ जाएगा। साथ में एक और चीज़ हमें देखना है कि इस जो ग्लोबल क्राइसिस में, इसमें इंडिया कहाँ पर पोजीशन हो रहा है। ये क्राइसिस का ओरिजिनेशन हुआ था चाइना से दोस्तों। अब लोग जो चाइना में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को लगा रखे थे, अपना इन्वेस्टमेंट चाइना में कर रखे थे, अब कहीं ना कहीं वो चाइना से थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ, या भारत ये मान करके चलता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा शेयर भारत में भी आएगा। और जब भारत के अंदर में, दुनिया के जो एशियन मार्केट के अंदर में वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर लगाएंगे, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर नया एम्प्लॉयमेंट्स आएगा और यहाँ की इकोनॉमी को कोई ना कोई बूस्ट जरूर मिलेगा। तो पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो साहब वैल्यूएशन तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वैल्यूएशन की कल्पना तो हम लोग कई महीनों से कर रहे थे, और ऐसे वैल्यूएशन पर यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो हमें बाकी सारी चीज़ों को भूल करके, यदि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यदि हम 5 साल से लेकर के 15 साल के विजन को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली जो है इस वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव मानना है। और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है तो यहाँ चूकना यानी पछतावा करना है। तो क्या यहाँ से बाजार नीचे नहीं जाएगा? नीचे जा सकता है, लेकिन कितना भी नीचे चला जाए, ये वैल्यूएशन जो है, इस पे खरीदने वालों को रिग्रेट नहीं होगा। आपके पास पैसे हों तो आप ट्रेंचेज में लगाएं, और यदि यहाँ से बाजार और नीचे जाता हो तो उस समय भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, या आपको बाजार इन्वेस्टमेंट करने का आगे भी कई मौका देगा। यानी कि जब बाजार यहाँ से भी आगे बढ़ रहा होगा, वोलेटिलिटी आगे भी रहने वाली है, तो आप पार्ट में आने वाले 6 महीने में
वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर एसआईपी के माध्यम से या एसटीपी के माध्यम से आप इन्वेस्ट करें। सस्ता है, उस समय संकोच नहीं करना है। संकोच तो तब करना है जब बाजार महंगा था। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के इस लाइव सेशन को यहाँ समाप्त करता हूँ। और आपके यदि कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अभी सुनने वालों को भी फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत है। आपके प्रत्येक सवाल का मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। और अपना लाइक और कमेंट वो मेरे लिए उत्साह को बढ़ाता है। आपका प्रेजेंस मुझे फील होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। विदा।